आज की कहानी एक ऐसे कातिल की है जिसको कत्ल करने के लिए शुरुआत में कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे दो वजह ढूंढी। अब ये अजीब बात होती है कि कत्ल करने के लिए भी पहले सोचना है, फिर वजह ढूंढनी है और फिर इसके बाद वो कत्ल करता है। इत्तेफाक से जब वो अदालत कहती है या पुलिस कहती है तुमने 20 कत्ल किए, वो कहता नहीं 26 किए, 26। अब उसके बाद उसे मौत की सज़ा दे दी जाती है। लेकिन फिर पता चलता है कि जिस देश में उसने गुनाह किया, जहाँ उसको ये सज़ा दी गई है, कुछ वक्त पहले उसी देश में मौत की सज़ा पर रोक लगा दी गई है, यानी उसको सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती और उसे जेल में डाल दिया। लेकिन खुद कातिल जिसको सज़ाए मौत मिली है वो ये कह रहा है कि मुझे माफ़ मत करो, मुझे बख्शो मत, अगर मैं छूट गया, अगर मैं बाहर आया तो मैं फिर से कत्ल करना शुरू कर दूंगा। तो वैसे खूंखार कातिल को कैसे कोई रिहा कर सकता है? ये कहानी साउथ कोरिया के एक नौजवान की कहानी है। इस नौजवान का नाम था यू यंग चुल। यू समझ लीजिए, यू सियोल के करीब एक जो गांव का इलाका होता है, ग्रामीण इलाका, वहां पैदा हुआ, बेहद गरीब परिवार में। बचपन से उसने देखा कि उसके आसपास की बस्तियों में जहां वो रहता है, अमीरी और गरीबी के बीच में कुछ फर्क है। अमीरों के साथ अलग तरह का बर्ताव किया जाता है, गरीबों के साथ अलग किया जाता है। अब वो धीरे धीरे ये चीज़ें उसके मन में और वो बड़ा होता जा रहा है। बड़ा होते होते उसने देखा कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते। अब ये पता नहीं उसके अंदर ये धारणा कहाँ से बनी, लेकिन उसको लगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद उसे भी मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला। अमीरों के पास सब कुछ है, तो अमीरों से धीरे धीरे उसके मन में नफरत पनपने लगी। वो बड़ा हुआ, फिर एक लड़की से उसकी शादी हुई। जिससे उसने शादी की वो एक मसाज पार्लर में काम किया करती थी। उसके बाद उससे एक बेटा हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके एक मन में था अमीर बनना है। इस चक्कर में यू जो है वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसने चोरी करनी शुरू की। चोरी की तो पुलिस ने पकड़ा, उसको जेल भेजा। बाहर आया, फिर नहीं सुधरा, फिर उसने डकैती डाली, फिर जेल गया। फिर एक 15 साल की बच्ची के साथ मॉलेस्टेशन का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, वो जेल गया। इस दौरान में जब वो 2-3 बार जेल गया, तब उसकी बीवी को लगा कि उसका पति ठीक नहीं है और उसने सही फैसला लिया कि एक क्रिमिनल के साथ रहना उससे अच्छा उसको डिवोर्स दे दो। तो उसकी वाइफ ने यू को डिवोर्स दे दिया। अब जैसे ही डिवोर्स दिया, यू के मन में कुछ और चीज़ें अब आ गई। उसे अब अमीरों के साथ साथ औरतों से भी नफरत होने लगी, सिर्फ बीवी के तलाक देने की वजह से। और वो नफरत इस कदर थी कि उसे लगा कि अब अमीरों को और ऐसी औरतों को जिंदा रहने का हक नहीं। 2003 सितंबर का महीना था, 24 सितंबर, और वो जेल से रिहा होता है, जेल से बाहर आता है। बाहर आने से पहले उसने अंदर जेल के अंदर ठान लिया था कि वो बाहर आकर अमीरों से बदला लेगा, ऐसी औरतों से बदला लेगा। लेकिन शुरुआत में उसके निशाने पर थे कि अमीरों से नफरत है। जेल से रिहाई के सिर्फ 14 दिन बाद यू ने सियोल के एक बहुत ही सीनियर जाने माने प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उनकी एज करीब 72 ईयर्स थी और उनकी वाइफ 66 ईयर्स। 2 मंजिला मकान में वो रहते थे, अच्छे खासे अमीर थे। वो उनके घर में घुसता है और उन दोनों को हथौड़े से मार डालता है, सिर्फ जेल से छूटने के 14 दिन के बाद। मारने के बाद वो बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर इसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है। फिर कुछ वक्त बीतता है। कुछ वक्त के बाद फिर वो ऐसी एक और बुजुर्ग को ढूंढता है और उसके घर में घुसकर हथौड़े से उस पर वार करता है और उसे मार डालता है। अब पुलिस को लाश मिली पहली प्रोफेसर की, फिर दूसरी मिली, तीसरी मिली, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। इस दौरान में वो जब मौका मिले उसको, वो लोगों को इसी तरह से हथौड़े से मारना शुरू कर देता। लाश जिस हालत में मिलती उसको पुलिस भी देखकर हैरान रह जाती, कितनी बेदर्दी से कोई किसी के कैसे मार रहा। उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसे लगभग कुचल डालता था। तो इस तरीके से धीरे धीरे अब तक 8-9 कत्ल हो चुके सियोल के आसपास, और सभी अमीरों के। अब पुलिस भी घबराई, प्रेशर भी था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, कोई क्लू मिल नहीं रहा। एक जगह एक क्राइम सीन पर एक सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स दिखाई देता है। पुलिस को लगा कामयाबी मिलेगी, लेकिन उसका चेहरा, उसकी बाकी चीज़ें कहीं भी उसको इस्टेब्लिश नहीं कर रही थी कि ये कौन है। तो वो सीसीटीवी फुटेज भी बेकार चला गया। इधर कत्ल होता रहा, 9वें के बाद 10वां। इस दौरान में हुआ ये कि जब ये सारे कत्लेआम हो रहे, तभी एक टेलीफोन बूथ पर काम करने वाली एक लड़की जिससे यू की मुलाकात हुई और वो उससे प्यार करने लगा। अब दोनों में दोस्ती हो गई, फिर प्यार हुआ। वो लड़की भी यू को प्यार करने लगी, दोनों वक्त बिताने लगे।
लेकिन अब भी यू के मन में था कि अमीरों से तो वो बदला लेता रहेगा। और इस दौरान में छुप के भी उसने कुछ बुजुर्ग अमीरों को जो अकेले रहते या बुजुर्ग 2 ही लोग घर में होते, उनको जाकर हैमर से, हथौड़े से मारता और भाग लेता। अब इधर एक तरफ कत्ल कर रहा है और एक तरफ उसका इश्क चल रहा है, दोनों चीजें बराबर बराबर। फिर कुछ वक्त बीतता है, अचानक यू के उस गर्लफ्रेंड को यू के पास्ट के बारे में पता चल जाता है कि जेल में था चोरी के सिलसिले में, फिर डकैती के सिलसिले में, फिर एक 15 ईयर्स ओल्ड लड़की की मॉलेस्टेशन के सिलसिले में। तो उसे लगता है ये तो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, वो डर जाती है और यू से अपना नाता तोड़ लेती है। अब जैसे ही ये बात यू को पता चली, उसने मिलने जुलने से मना किया और उसने बताया कि तुम्हारा पास्ट ये है, तो यू को बहुत गुस्सा है। अब ये जो इसकी गर्लफ्रेंड थी, एक टेलीफोन बूथ में काम करती थी, लेकिन वहाँ जिस एरिया में ये काम करती थी उसमें बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थी जो टेलीफोन बूथ में काम तो करती थी और साथ में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी करती थी, जिसमें फरोशी का। अब जब ये रिश्ता टूटा उसकी अपनी गर्लफ्रेंड से, तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया और उसे लगा कि ये भी टेलीफोन बूथ की आड़ में जिसमें फरोशी का धंधा करती है। अब उसने कहा कि अमीरों को छोड़ो, जो इतनी सारी जो सेक्स वर्कर हैं ये इनसे अब बदला लेते हैं। और उसकी एक वजह जो दूसरी सोच आई, ये जो गर्लफ्रेंड थी इसकी एक टेलीफोन बूथ में, और उसको ये डाउट था कि एक सेक्स वर्कर है। इससे पहले जिससे उसने शादी की, जो उसकी वाइफ थी, वो एक मसाज पार्लर में काम किया करती थी। तो कई ऐसे मसाज पार्लर भी थे सियोल में, जहाँ पर मसाज पार्लर के आड़ में जिसमें फरोशी का धंधा हुआ करता था। तो पहले बीवी, और उसने छोड़ दिया, डिवोर्स दे दिया। अब गर्लफ्रेंड, उसने पास उसका पता चला, छोड़ दिया। लेकिन दोनों लगभग एक ही पेशे में, एक मसाज पार्लर, एक टेलीफोन बूथ, उसके दिमाग में घुस गया। उसने कहा कि अब सेक्स वर्कर को निशाना बनाएंगे। सबसे पहले अपनी उसी गर्लफ्रेंड का इसने कत्ल किया। उसे एक दिन घर बुलाया, बोला ठीक है हम अब ब्रेकअप करते हैं, और हैमर से उसको मारा, उसके लाश के टुकड़े किए, सर बाथरूम में रखा, बाकी चीज़ें उसने ले जाकर दूर कहीं फेंक आया। फिर उसके दिमाग में आया कि उसको अपनी बीवी का कत्ल करना है। लेकिन जब बीवी के कत्ल की बात आई तो उसे लगा कि उसका बेटा बहुत छोटा है, अगर मैंने अपनी बीवी को मार दिया तो फिर बेटे को कौन पालेगा। और उसे ये भी शायद कहीं अंदाज़ा था कि अगर कभी उसका जुर्म बेनकाब हो गया, वो पकड़ा गया, तो फिर बेटा बिना माँ और बाप दोनों के कैसे रहेगा। तो उसने तय किया कि वो अपने बेटे की वजह से अपनी उस एक्स वाइफ को बख्श देगा, छोड़ देगा। एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये कत्ल करके लाश के टुकड़े कर रहा था, तभी इसके बेटे का फ़ोन आ गया। उससे 1-2 दिन पहले इसको कोल्ड था, तबीयत ठीक नहीं थी। ये लाश के टुकड़े कर रहा है, फ़ोन की घंटी बजती है, बेटा पूछता है पापा आपको कोल्ड तो नहीं है। कहता मुझे कत्ल करते हुए या लाश को ठिकाने लगाते हुए या तमाम चीज़ों में कभी डर नहीं लगा। जब मैं कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े कर रहा था और ठीक उसी वक्त जब मेरे बेटे का फ़ोन आया और मैं उस वक्त बात कर रहा था, मुझे सबसे ज़्यादा डर उस वक्त लगा था कि कहीं मेरे बेटे को ये बात पता ना चल जाए। तो खैर उसने अपनी एक्स वाइफ को बख्श दिया। अब इसने गर्लफ्रेंड को मार डाला। गर्लफ्रेंड को मारने के बाद अब इसने कहा कि इसे मालूम है सेक्स वर्कर को आप आराम से घर में बुला सकते हैं। अब इसने यह नया तरीका ढूंढा। अभी इधर पुलिस सियोल के तमाम रईसों का जो एक के बाद एक कत्ल हो रहा है, उसकी पहेली को सुलझा नहीं पा रही है कि कौन है कातिल। अब इधर अचानक सेक्स वर्कर का कत्ल शुरू हो गया। अब दोनों अलग चीज़ें थी, एक अमीरों को निशाना बनाना, एक सेक्स वर्कर को निशाना बनाना। इसका काम था कि ऐसी लड़कियों को वो अपना फिक्स करता और घर ले जाता। घर ले जाने के बाद हथौड़ा उसके सर पे मारता, उसके लाश के टुकड़े करता, कम से कम 16 से 17, और फिर उन टुकड़ों को समेटता, सहेजता और ले जाकर कहीं दूर किसी पहाड़ी पे, नाले में, नदी में फेंक आता। सर को उसने बाथरूम में रखा था, पता नहीं क्यों। अब इसी तरह से एक एक करके वो जितनी भी सेक्स वर्कर थी उनको घर बुलाता, उनका कत्ल करता। अब वो गायब होने लगी। इधर क्या हुआ कि अमीरों का कत्लेआम एक के बाद एक, 9-10 से ज़्यादा। इधर अब मिसिंग रिपोर्ट आ रही है कि इस जगह से जो सेक्स वर्कर है वो अपने घर नहीं लौटी, उनके पेरेंट्स, उनके ओनर वो पुलिस में जा रहे हैं। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनका ये दिमाग कहीं चला नहीं कि ये दोनों केस एक हो सकता है। पुलिस की थ्योरी ये थी कि जो अमीरों का कातिल है वो कोई सिरफिरा है, अलग है। सेक्स वर्कर जो गायब आ रही है इसके पीछे कोई और है। लेकिन अब एक के बाद एक प्रेशर, कम से कम 10-12 सेक्स वर्कर गायब। और ये सब कुछ 2003 से 2004, सितंबर 2003 से ये शुरू हुआ और जुलाई 2004, मतलब लगभग 10 महीने के अंदर 10-12 कत्ल अमीरों के और 10-8 सेक्स वर्कर मिसिंग।
पुलिस को दोनों ही मामलों में कोई कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई नहीं दी। अपने अपने तरीके से पुलिस जांच कर रही है। इसी दौरान में एक रोज होता यह है कि एक जो मिसिंग सेक्स वर्कर थी, जो गायब थी, जिस जगह वो काम करती थी, उसके उस ओनर के पास उसी नंबर से कॉल आता है। अब जब कॉल आता है तो उसको मालूम था ये उसकी वर्कर का नंबर है, और चूंकि मिसिंग थी तो उसके सारे फ़ोन डिटेल ये सब कुछ उसे मालूम था, उसने पुलिस को भी दिया। अब वो जो एक सेक्स वर्कर जिसको गायब हुए कई महीने हो गए हैं, उसका मोबाइल पहली बार जागा और उसने उसी जगह पर फ़ोन किया। फ़ोन मालिक ने उठाया, नंबर पहचान गया। उसने एक लड़की की डिमांड की थी कि इस जगह पे भेजना है। अब इसे ये था कि इधर लड़के की आवाज़ है फ़ोन पर, और वो उसे मालूम था कि जिसका फ़ोन है वो तो गायब है। उसे कुछ डाउट हुआ, उसने फ़ौरन पुलिस को इतला दी कि जो सेक्स वर्कर मिसिंग है उनमें से एक ये है जिसका मोबाइल फ़ोन आज एक्टिव था, और एक शख्स ने फ़ोन किया और उसने कहा है कि मुझे एक लड़की चाहिए, और टाइम दिया। उसने अपने घर नहीं बुलाया था, उसने कहा कि मैं उस जगह पे आऊँगा जहाँ पे ये काम करती थी, मसाज पार्लर के आड़ में। पुलिस को लगा कि ये क्या है, फिर भी खैर अब पुलिस ने कहा कि चलो उस जगह पे उस वक्त चलेंगे। इत्तेफाक से ये शख्स उससे पहले ही पहुंच गया उस जगह पर। अब वो जिस ओनर ने फ़ोन उठाया था वो अपने लड़कों को लेकर उस जगह पहुंच गया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि ये फ़ोन कौन यूज़ कर रहा है, और जो फ़ोन यूज़ कर रहा है उसका कहीं ना कहीं मिसिंग लड़कियों के साथ कोई कनेक्शन है, रिश्ता है। तो वो लोग पहुँचे, पुलिस तब तक आई नहीं। कॉल किया, देखा ये वही शख्स है, फ़ोन इसी के पास है वो नंबर। उन्होंने उसको दबोच लिया। दबोचने के बाद अब उससे पिटाई विटाई की, तब तक पुलिस आ गई। पुलिस ने उसको पकड़ा फिर ऑफिशियली, फिर उससे पूछताछ की। फिर उसने बताया कि उसका नाम यू युंग चुल है और उसने करीब 26 लोगों का कत्ल किया है। फिर उसने जो पूरी कहानी बताई वो ये थी, जो शुरुआत में थोड़ी बताई थी आपको, कि बचपन से उसे अमीरों से नफरत थी। उसने ये कहा कि अमीरों को ये सोचना चाहिए कि वो क्या करते हैं, और जब फिर बड़ा हुआ, शादी हुई, तो उसकी बीवी ने उसे डिवोर्स दिया। वो एक मसाज पार्लर में काम करती थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया, वो एक टेलीफोन बूथ पे काम करती थी। तो मुझे फिर ऐसे लोगों से, सेक्स वर्कर से भी नफरत हो गई, और उस नफरत की जड़ में उसकी बीवी और उसकी गर्लफ्रेंड थी। उस चक्कर में उसने कहा कि बाकी लोगों से बदला लिया जाए। तो कैसे ले, जब ये सितंबर 2003 में जेल से बाहर आया, ये मन बना चुका था कि अब वो कत्ल करेगा। और जब पहला प्रोफेसर का कत्ल किया था, जेल से आने के अगले 14 दिनों तक, जेल से रिहाई के 14 दिन बाद इसने कत्ल किया था पहला। इसने कत्ल की ट्रेनिंग ली। कैसे? इसने सबसे पहले एक हथौड़ा खरीदा, हैमर, और इसके बाद उसने उस हथौड़े से कुत्तों को मारना शुरू किया। सुनसान जगह पर जाता कोई कुत्ता मिलता और उससे एक हथौड़े से उसके सर पे एक जोर का वार करता। फिर इस तरह से उसने कई कुत्तों की जान ले ली। उसे लगा कि एक वार हथौड़े का काफ़ी कारगर है, अब ठीक है। अब लेकिन उसके बाद जो जितने अमीर थे उनको जाता और हथौड़ा उनके सर पे मारता और फिर निकल लेता। लेकिन जब उसने सेक्स वर्कर को अपने घर पर बुलाकर कत्ल करना शुरू किया, तो उसे लगा कि जो पहला कत्ल करते थे अमीरों का, वो तो उनके घर पे करते थे, लाश वहीं रह जाती थी। अब सेक्स वर्कर को अपने घर पर बुलाएं और घर पर कत्ल करने के बाद घर में ही लाश रखें, तो पकड़े जाने का खतरा है, और लाश को, पूरी लाश को बाहर कैसे ले जाए। तब उसने जिस तरीके से पहले कत्ल की ट्रेनिंग कुत्तों को मारने से ली, उसने कहा कि जो भी सेक्स वर्कर को वो घर बुलाएगा, उनको मारेगा तो हथौड़े से ही, लेकिन उनके लाश के टुकड़े करेगा और उन छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर जाकर फेंकेगा, जैसे सेम श्रद्धा या आफ्ताब केस में आपने सुना। लेकिन अब उसके सामने दिक्कत यह थी कि वो टुकड़े कैसे करे, उसे तजुर्बा नहीं था इंसानी लाशों का। इस कदर सनकी था वो कि वो फिर एक दिन पहुंच गया एक डॉक्टर के पास, और उसने कुछ बीमारी का बहाना बनाया और कहने लगा कि मुझे फुल बॉडी एक्सरे करानी है। उसने अपने पूरे जिस्म का एक्सरे कराया और वो एक्सरे की रिपोर्ट घर लेकर आया। उस एक्सरे के थ्रू उसने देखना शुरू किया कि इंसान के बॉडी पार्ट्स कहाँ पे क्या है, कहाँ हड्डियाँ हैं, कहाँ जोड़ है, कहाँ जॉइंट है, कहाँ ये है। और अपनी ही बॉडी के एक्सरे कराने के बाद उसने इंसानी लाश के टुकड़े करने का तरीका सीखा। इसके बाद वो एक कर सेक्स वर्कर को घर बुलाता और एवरेज जो उसने 16 से 17 एक लाश के टुकड़े किए और उन्हें फेंकता, लेकिन सर घर पर रखता। फिर इसके बाद कुछ दिन होता, फिर वो सर को भी ले जाकर ठिकाने लगा देता। अब जब इसने ये सारी कहानी सुनाई, तो अभी तक ये था कि पुलिस के भी रोंगटे खड़े थे कि सेक्स वर्कर गायब हैं, शायद कहीं मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं रही।
तो फिर पूछा कि भाई तुमने लाशों को कहाँ ठिकाने लगाया। अब उसके बाद उसने बताना शुरू किया। अब जब बताना शुरू किया और पुलिस उसके साथ लाश को ढूंढने जाती, जैसे आफ्ताब पूनावाला लेकर जाता था महरौली के जंगलों में, तो उस वक्त बारिश हो रही थी जब इसको पुलिस लेकर जाती थी सियोल के इर्द गिर्द आउटर उस इलाके में जहाँ इसने लाश ठिकाने लगाए। तो ये हमेशा एक रेनकोट पहना करता था और रेनकोट बारिश से बचने के लिए वो पहन कर जाया करता। तो मीडिया की टीम भी इसके पीछे पीछे होती थी। तो वहाँ इसकी कई तस्वीरें छपी। फिर इसकी निशानदेही पे वो तमाम लाश के जो टुकड़े थे, पूरे तो नहीं लेकिन फिर भी मिले। पुलिस ने अपनी तरफ से 20 केस इसके खिलाफ बनाए थे मर्डर के, लेकिन इसने कहा मैंने 26 टोटल कत्ल किए। और इसी रेनकोट जाकर बॉडी को ढूंढने में जो पुलिस की मदद करता था, तो साउथ कोरिया की मीडिया ने इसका नाम रेनकोट किलर दिया, क्योंकि ये उस वक्त रेनकोट पहनकर जाता था। अब इसके बाद गिरफ्तारी के बाद जब इसके खुलासे हुए कि 26 कत्ल की बात मान रहा है, लोगों में वहाँ बड़ा गुस्सा, अदालत में लोग इसे देखने आते और ये जज के ऊपर भी अटैक कर देता। इसका ये था कि मुझे बख्शो मत, और यहाँ तक कि इसने कहा कि मुझे मालूम है कि साउथ कोरिया में फ़िलहाल डेथ पेनल्टी पे रोक है, सजाए मौत नहीं दी जा सकती, पर बोला कि इस पर रोक मत लगाओ, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, और मेरा ज़िंदा रहना इस सोसाइटी के लिए सेफ़ नहीं है। एक कातिल जिसने अपने मुंह से कबूला कि उसने 26 कत्ल किए हैं, हालांकि पुलिस 20 के ही सबूत जुटा पाई, वो अदालत में कह रहा है कि अगर मुझे खुला छोड़ते हो, मुझे रिहा करते हो और मुझे मौत की सज़ा नहीं देते हो, तो मेरा ज़िंदा रहना इस पूरे साउथ कोरिया और यहाँ के रहने वाले लोगों, उनकी बस्तियों, उनके समाज के लिए ख़तरनाक है, सेफ़ नहीं है, इसलिए मुझे मौत दो। एक कातिल मौत मांग रहा है, लेकिन बदकिस्मती से उस देश का कानून कुछ दिन पहले ही मौत की सज़ा पर रोक लगा देता है और वहाँ मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो डेथ पेनल्टी है। तो डेथ पेनल्टी से ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते थे और यही हुआ, उसको डेथ पेनल्टी मिली नहीं। हालांकि उस कानून में बदलाव हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये मामला अभी भी चल रहा है। और 13 दिसंबर 2004 में जब उसको कन्विक्शन हुआ था वो, लेकिन अभी भी साउथ कोरिया में डेथ पेनल्टी नहीं है, तो वो जेल के अंदर ही है। तो अजीब कातिल था ये, जो बॉडी के पार्ट्स के टुकड़े करने के लिए पहले अपने ही जिस्म का एक्सरे कराता है, मर्डर की ट्रेनिंग या रिहर्सल के लिए पहले कुत्तों को मारता है, और फिर आखिर में जब पकड़ा जाता है तो खुद कहता है कि इस कानून को बदलो और डेथ पेनल्टी को वापस लाओ और उसको बहाल करो और मुझे मौत की सज़ा दो, क्योंकि मैं ज़िंदा रहा तो मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, और मैं ज़िंदा रहा और मैं छूट गया तो मैं फिर वही सब करूंगा जो मैंने आज़ाद या रिहाई के दौरान किया था। फ़िलहाल वो जेल में है और अपनी सज़ा काट रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे सिरफरे। तो कहानी इतनी है। इस वीडियो के माध्यम से समाज में घट रही घटनाओं से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इस वीडियो के उद्देश्य किसी को आग बचाना नहीं है। इस वीडियो की पूरा क्रेडिट शाम ताहिर खान सर जी को जाते हैं। तो दोस्तों, हम जिस वक्त के दौर से जी रहे हैं, हमें नहीं पता होते आने वाला कल किस शक्ल में हमारे सामने आए। अगर हम कुछ कर सकते हैं, बस इतना हम कर सकते हैं कि आने वाला पल की कदमों की आहट को नाप सकते हैं, और इसमें हम आपकी मदद करेंगे क्राइम की दुनिया की हर एक छोटी बड़ी कहानी आप तक पहुंचाकर।